दीपक जी, आपने महाराष्ट्र के ऊपर एक्सक्लूसिव खबरें हम लोगों को बताई और एक एक पल की जानकारी आप गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर फैसलूटर तक बताते रहे। पूरे सीन पे चूंकि आपको एक ही चीज पता है, ये जो हो रहा है आज, इससे महाराष्ट्र का लोकतंत्र कहाँ बचेगा? महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे होंगे कि ऐसा तमाशा भी कभी हो सकता है? देखिए संजय भाई, सतीश भाई ने, राजेश भाई ने, सबने अपनी अपनी बात रख दी है। क्योंकि आपने आखिर में हमको बुलाया है राज्यपाल की तरह, तो हमारे पास कुछ है नहीं बोलने को। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एब्सोल्यूट पावर, जिस सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जिसमें सारी संस्थाएं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हो, थोड़ी बहुत आपने न्यायपालिका को भी देख लिया, फिर गवर्नर उनका है, सारी संस्थाएं जब आपकी मुट्ठी में है, हाथ में है, और जो लगाम है वो अमित शाह जैसे एक गृह मंत्री के हाथ में है और उसके पीछे मोदी जी हैं, तो जो भी फैसले हो रहे हैं इसमें कोई भी चौंकाने वाले फैसले नहीं। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस रिलीफ मांगने के लिए जहां जहां जिस फोरम पे जा रहे हैं, जिस तरह की रिलीफ वो मांग रहे हैं, उनको वो रिलीफ मिल रही है। और उद्धव ठाकरे जो रिलीफ मांग रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि कंटेम्प्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ना जाके, जिसका ज्यूरिडिक्शन था, बॉम्बे हाईकोर्ट ना जाके सुप्रीम कोर्ट जाना, वैकेशन चल रही है, वैकेशन में भी छुट्टी के दिन जाना, फिर अगले दिन सुनवाई, और उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था उस मामले को में रिलीफ देना, एक बहुत बड़ी रिलीफ देना। और आज भी अब तक जो बहस है और जो वहां से कोर्ट रूम से खबरें आ रही हैं छन छन के, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, ये एक सेपरेट मामला है, शक्ति परीक्षण सदन में फ्लोर टेस्ट ये अलग मामला है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मुझे संकेत मिल रहे हैं वो ऐसे ही मिल रहे हैं कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से रिलीफ पहले मिली थी फडणवीस कैंप को, ये शिंदे कैंप नहीं, दरअसल हम लोग गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं शिंदे कैंप, ये फडणवीस कैंप है। तो फडणवीस कैंप को मुझे लगता है कि जो भी एक्सपेक्टेड रिलीफ हैं वो उनको मिलेंगी, और बड़ा मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे अपने घर को, अपने कुनबे को बचा पाए, सरकार को बचा पाए। मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर के बारे में भी कोई टिप्पणी हो सकती है, हो सकता है कल ये डिप्टी स्पीकर भी ना रहें, कोई अलग एक रूलिंग आ जाए, आप ये भी देख सकते हैं इसमें। तो कुल मिलाकर एक तरफा मामला है संजय भाई। आप देखिए देश में उदयपुर को लेकर आग लगी हुई है, पूरा देश जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन गृह मंत्री जी की एक ट्वीट नहीं आई है, प्रधानमंत्री की हमने एक ट्वीट नहीं देखी इस पर। और ऐसा लगता है कि सारी जो सरकार है, सारा जो मशीनरी है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार गिराने पर बात कर रही है। तो ये सारा एक परिवर्तन है, एक नए तरह का, एक नया भारत आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी गट फीलिंग है, कि बहुत मुश्किल है इस सरकार का बचना, बहुत मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि शिवसेना, जो मूल शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, कल तक वो भी खत्म हो जाए, और ये जो देवेंद्र फडणवीस का जो कैंप है, यही एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। राजेश भाई ने, सतीश भाई ने, उससे पहले मानखेड़े जी ने, सबने अपनी बात कह दी है। और अगर आप थोड़ा रुकें तो आपको जजमेंट भी आ जाएगा, और जजमेंट आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग क्या बोलेंगे। अगर वो कह देते हैं कल फ्लोर टेस्ट होना है, तो ऐसी कोई मुझे स्थिति दिख नहीं रही है जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपनी सरकार बचा पाए। हाँ, जो उनके खास आदमी थे, संजय राउत, 2-3 और विधायक, उनको बीच में ईडी का नोटिस मिला है, किसी को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। तो एक तरफ अगर आप देखें पूरा जो सिनेरियो है, ये जो 16 लोग जिनको क्वालिफाई किया गया है, उसमें से 9 शिवसेना के लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इनकम टैक्स और ईडी के मामले हैं। और जितने भी मामले हैं, कोई 200 करोड़ का मामला है, कोई 275 करोड़ का मामला है, एक मामला 175 करोड़ का है, एक मामला जो है, ये मैंने स्टोरी करी थी, 2 महिला विधायक हैं, उन पर उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके हस्बैंड्स की, वो तकरीबन 70-80 करोड़ की वो सीज हो गई है।
तो जितने भी विधायक टूट कर उधर गए हैं, ये सारे के सारे कल सरकार जब देवेंद्र फडणवीस की बनाएंगे, इनके सारे मामले जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, कुछ को मंत्रिपरिषद मिल जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको और भी बहुत सी चीजें मिली होंगी, फेवर मिला होगा। तो इतनी अच्छी डील तो आपने, अगर वो माफिया पे पिक्चर आई थी गॉडफादर, इतनी अच्छी डील गॉडफादर के पास नहीं थी जो मोटा भाई के पास है। इस ऑफर को कौन रिजेक्ट कर सकता है, आप बताइए। जहां आपकी जांचें सब खत्म की जा रही हैं, आपको बदले में मंत्री का पद मिल रहा है, इसके अलावा और तमाम ऑफर मिल रहे हैं, आपको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी मिल रही है, आपका एक नया भविष्य। भाई शिंदे साहब ने जो महाशक्ति कहा था, ऐसे थोड़ी ना कहा था। तो अगर सुपर पावर आपके साथ खड़ी है और इतना बड़ा ऑफर है, मुझे नहीं लगता है कि आज की राजनीति में, चाहे वो शिवसैनिक हो चाहे वो एनसीपी का, कोई इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। सरकार तो मुझे लगता है जी। दीपक जी, एक जमाना है, एक सदी है, ठाकरे परिवार, मातोश्री, मुंबई का एक मातोश्री नाम था। अब अगर शिवसेना भी उनकी नहीं रही तो ये क्या माना जाए कि मुंबई का एक बड़ा इतिहास खत्म हो जाएगा? वो मातोश्री का नाम हो, ठाकरे का परिवार का नाम हो, शिवसेना, बहुत बहुत बड़ा बात होगी नहीं है? देखिए, मेरी मुलाकात उद्धव साहब से हुई है पार्लियामेंट में, और थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है, जाना है। बहुत उम्दा फोटोग्राफर हैं, एक आर्टिस्ट हैं। उनकी बहुत सी वाइल्ड लाइफ की खींची हुई मैंने तस्वीरें देखी हैं, उनका टेम्परामेंट देखा है। निहायत शरीफ आदमी आज की सियासत में, अगर आप कहें, उद्धव ठाकरे। और जो इल्ज़ामात लगे हैं उन पर कि हमसे बात नहीं करते, मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी हमारे आज तक के, जो बहुत बरसों से मातोश्री जा रहे थे। उन्होंने कहा, साहब ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो सीधे ड्राइंग रूम में न घुस जाए उद्धव ठाकरे के। तो ये सारे जो आरोप है, अनर्गल आरोप हैं कि उद्धव ठाकरे बात नहीं करते थे। हकीकत ये, बेचारे वो अस्पताल में थे, हार्ट पेशेंट हैं, वो एक शरीफ आदमी थे। और आज की जो सियासत है, तिगड़म की सियासत, उसमें शरीफ आदमी का जो हश्र होता है, वो हश्र आज हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का। अगर थोड़ा सा चपल होते, चालाक होते, चीजें पता होती, तो उनका ही चिराग उनके घर को आग न लगाता। उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आज अगर आप मुझे 1 मिनट दें, देखिए उद्धव ठाकरे से जो सबसे बड़ी गलती हुई, क्या हुई, और मैं चाहूंगा सतीश भाई का भी इसमें तवज्जो चाहूंगा। देखिए 2014 में जब मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने सारे सार्क नेताओं को बुलाया था और नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया था। तो जब नवाज शरीफ को बुलाने की बातें आई मीडिया में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान को लेकर बाला साहब ठाकरे या शिवसेना के व्यूज रहे, बहुत स्ट्रांग व्यूज रहे, पिच तक खोद दी और बहुत सी चीजें हुई पाकिस्तान को लेकर। तो उद्धव ठाकरे ने एक मैसेज दिया राजनाथ सिंह को कि हम बहिष्कार करते हैं कल की शपथ का। और इसको लेकर मोदी जी बहुत एम्बरेस हुए। उनको लगा कि अगर हमारी जो अलाई है, हमारे जो पार्टनर हैं, अगर वो नहीं आएंगे और उद्धव इस तरह का बयान दे देते हैं, तो जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का नारा है, सब पर पानी फिर जाए। और रातों रात फिर राजनाथ जी ने संपर्क किया, किसी तरह से उद्धव ठाकरे को मनाया गया। और अगर आपको याद आ रहा हो 2014 में, तो एन वक्त पर उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। तो ये जो एक मतलब आप कह सकते हैं 7-8 साल से जो मोदी जी में और उद्धव ठाकरे के बीच में जो दूरियां हैं, जो एक आप कह सकते हैं जो एक ऐसे रिलेशन है जिसपे बर्फ जमी हुई थी, मुझे लगता है कि ये उसकी परिणति आपको देखने को मिल रही है। वो एक चाहे आप ईगो क्लैश कह लीजिए इसको, जो भी कह लीजिए, उद्धव ठाकरे से एक गलती हुई 2014 में, और आज उनको इस गलती का एहसास कल तक हो जाएगा। तुलसीदास भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि लगातार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को एड्रेस कर रहे थे कि हम महाविकास अघाड़ी से निकल जाते हैं, हम शरद पवार का साथ छोड़ देते हैं, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते, आप आइए, आप शामिल होइए, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए। तुलसीदास भाई ये बातें एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष रखना चाह रहा हूं। हो सकता है कि अगर ये बातें एकनाथ शिंदे से इंडिपेंडेंटली कही जाती तो एकनाथ शिंदे मान जाते और वो रूट कर लौट आते और उस कुर्सी पर बैठ जाते। हकीकत यह है संजय भाई, जो सच्चाई है जमीनी, वो ये है कि एकनाथ शिंदे निगोशिएशन के काबिल ही नहीं है, उनके हाथ में ही कुछ नहीं है।
वो फैसला कोई ले ही नहीं सकते। अगर वो उनसे ये कहा जा रहा है कि आइए आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, और उनका मन भी है, तो भी बैठ नहीं सकते। ये सब बंधन में बंधे। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये फडणवीस कैंप है। सारे के सारी जो लगाम है वो फडणवीस के हाथ में, फडणवीस की लगाम शाह के हाथ में, शाह की लगाम किसी और के हाथ में। ये सिर्फ मोहरे हैं, और मोहरों से कभी भी निगोशिएट नहीं किया जा सकता। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, शिंदे जो आज से कुछ बरस पहले ये कह रहे थे कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देगी, उनके वीडियोज है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देगी, हमें बीजेपी से सतर्क रहना चाहिए। और आज शिंदे क्या बोल रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उनके एक सहयोगी हैं, नाम लेना कोई बहुत जरूरी नहीं है, उनको ईडी का नोटिस आया। तुलसीदास भाई को पता होगा कि थाने में उनका क्या रसूख है, क्या रुतबा है। किसी जमाने में वो दिघे साहब के, आनंद दिघे के ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज उनकी माली हैसियत क्या है? उत्तर प्रदेश के बहुत से जो 10-10 साल के मंत्री हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा हैसियत है उनकी। और अगर ऐसे व्यक्ति को ईडी का नोटिस दिया जा रहा है, तभी से सुर बदले। ये जो सुर बदले एक नाथ शिंदे के, ये 10-15 दिन से बदले हुए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जो निगोशिएशंस हैं, किसी भी शिवसेना के चाहे नेता, जो बागी नेता हैं, चाहे वो एक नाथ शिंदे हों, चाहे वो दीपक जी हों, या वो बाकी लोग हों, या सामंत हों, किसी के पास भी निगोशिएशन की पावर नहीं है, क्योंकि सब कठपुतलियां हैं, सब प्यादे हैं, सब मोरे हैं। सारी की सारी पार्टी के जो ये बागी हैं, ये हाईजैक हो चुके हैं। ये मूवमेंट भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हकीकत ये है। में दीपक भाई, सतीश जी का सवाल है कि कुछ है तो नहीं, क्या ईडी की जांच कुछ विधायकों से, लेकिन ये थोक में जो इकट्ठे हो गए 39 या 37 के 37, इन सबके ऊपर तलवार है या इनके ऊपर गिफ्ट ऑफर है, एम्पर गिफ्ट एम्पर है? देखिए संजय भाई, मैंने 9 के बारे में आपको बताया था, लेकिन मेरा ये शक है, मेरा संशय है कि हो सकता है 20-22 लोग हों, क्योंकि हमको इतना नहीं पता है कि कितनों को नोटिस। 9 लोगों को नोटिस दिया गया, 9 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, उनका इंटरोगेशन हुआ है, वो मैंने आपको बताया। वो 100 में जो 9 है, 16 में 9। अब ये 39 में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स ने फाइल खोली हो, ईडी ने फाइल खोली हो, उनको बुलाया गया हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये प्योर एंड प्योर एक बार्गेन है। और अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का चुनाव, अगर आप देखेंगे संजय भाई, पश्चिम बंगाल का चुनाव जब चिट फंड कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिसमें तमाम तृणमूल के विधायक, तृणमूल के सांसद फंसे हुए थे, सीबीआई में उनका नाम आया था, पूरी जांच हो रही थी, उसमें भी ईडी कर रही थी, आपने देखा होगा कि एक मुश्त होलसेल थोक के भाव तृणमूल से नेता टूटकर भाजपा में आए। और उस वक्त लोग कह रहे थे, हमारे गोदी मीडिया के एंकर कह रहे थे कि अब अमित शाह और मोदी जी इस बार बंगाल को बदल देंगे, राजनीति पूरी बदल देंगे, क्योंकि तृणमूल आधे से ज्यादा टूट चुकी है। और बाद में क्या हुआ, जब चुनाव में ममता बनर्जी जीत गई, वही विधायक, वही नेता जो बीजेपी में आए थे, अपनी जांच वगैरह, फाइनल रिपोर्ट वगैरह लगा के आधे से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा 60-70% वापस चले गए। उसमें बाबुल सुप्रियो जैसे मंत्री भी वापस चले गए। तो वहां पर भी ईडी का कार्ड खेला गया, सीबीआई का कार्ड खेला गया। यही चीज आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, राजेश भाई बैठे हुए, चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ था कि सबसे पहले कमलनाथ के यहाँ छापा पड़ गया। यही चीज आपके उत्तर प्रदेश में हुई, चुनाव हुए नहीं, छापा पड़ गया, वो जो इत्र वाले थे और तमाम लोग थे। ये एक स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है मोटा भाई का। और मुझे लगता है कि मैंने पहले एक शब्द इसीलिए कहा था, एब्सोल्यूट पावर। जब सारी संस्थाएं आपके हाथ में होती हैं, तो हमें इस तरह के पैतरे राजनीति में देखने को मिलते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का एक क्रूड वर्जन है ये।